आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं, इसका शीर्षक बड़ा दिलचस्प है, पिछले जन्म का पाप। हम्म। पहली नज़र में ये एक लकड़हारे के बेटे जीतू और राजकुमारी कुमुद की प्रेम कहानी लगती है। पर जैसे-जैसे हम इसमें उतरेंगे, देखेंगे कि ये सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि मतलब चुनाव, साहस और एक अनसुलझे रहस्य की कहानी भी है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यही इस चर्चा का मकसद भी है। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि इसमें जो छिपे हुए प्रतीक हैं, जो संदेश हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सही? और सबसे बड़ा सवाल जो कहानी का शीर्षक ही उठाता है कि ये पिछले जन्म का पाप आखिर है क्या? किसका पाप है? हाँ, ये सवाल तो पूरी कहानी पर एक रहस्य की तरह छाया रहता है। हम्म। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमें एक घने जंगल में ले जाती है, जहां एक बीमार लकड़हारा रामू अपने 10 साल के बेटे जीतू के साथ है। और बेटा छोटा है, पर जिम्मेदारियों का बोझ समझने लगा है। हाँ, वो अपने पिता से कहता है, बाबा मैं छोटा तो हूं, पर आपके साथ रहकर सब सीख लूंगा। आज मुझे जाने दो, मैं संभाल लूंगा। मतलब यहीं से एक साधारण दिखने वाले लड़के के असाधारण सफर की शुरुआत होती है। हम्म। और कहानी में असली मोड़ तब आता है जब जंगल में जीतू की नजर पहली बार, राजकुमारी कुमुद पर पड़ती है। हाँ बिल्कुल, राजा वीरेंद्र सिंह की बेटी। और जीतू के लिए तो वो पल जैसे थम सा जाता है। उसे लगता है जैसे किसी कहानी से उतर कर आई हो। सही। उनकी पहली मुलाकात में एक जो मासूमियत है, एक झिझक है। और मुझे लगता है कि ये मुलाकात सिर्फ दो इंसानों का मिलना नहीं है। ये असल में दो अलग-अलग दुनियाओं का टकराव है। अच्छा, कैसे? एक तरफ महल है, जो नियमों, व्यवस्था और समाज का प्रतीक है। और दूसरी तरफ है जंगल, जो आज़ादी, प्रकृति और कह सकते हैं अनिश्चितता का प्रतीक है। हम्म। तो जीतू और कुमुद का मिलना सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं, बल्कि इन दो ताकतों का मिलना है एक तरह से। और शायद यही बात राजकुमारी को भी खींचती है। वो जीतू की घबराहट में उसकी सच्चाई देख लेती है। सही कहा। कहानी में वो कहती भी है, किसी ने पहली बार मुझे इतने सच्चे मन से देखा है। क्योंकि महल में तो उसे सब एक राजकुमारी की तरह देखते हैं, एक पद की तरह। पर जीतू उसे सिर्फ कुमुद की तरह देखता है। बिल्कुल। और यहीं से उनके रिश्ते की नींव पड़ती है। वो चोरी छुपे हर रोज मिलने लगते हैं, और जैसा कहानी कहती है, उनकी दोस्ती कब प्रेम में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। हम्म। लेकिन बात यह है कि यह सिर्फ एक आम प्रेम कहानी नहीं है, क्योंकि कहानी में एक रहस्यमय किरदार की एंट्री होती है, जो इस प्रेम की परीक्षा लेने वाला है। हाँ, एक वृद्ध साधु, वो अचानक राजकुमारी कुमुद से मिलते हैं और एक भविष्यवाणी करते हैं। और ये भविष्यवाणी बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि कुमुद के भाग्य में दो रास्ते हैं। एक रास्ता है सुख, वैभव और शक्ति का। और दूसरा? दूसरा रास्ता है मुश्किलों, दर्द और खतरों से भरा हुआ। लेकिन वही सच्चे प्रेम का मार्ग भी है। बिल्कुल, यहाँ पर रुककर इस भविष्यवाणी को समझना जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि साधु उसे भविष्य बता रहे हैं। तो फिर वो क्या कर रहे हैं? वो असल में उसे एक मनोवैज्ञानिक दुविधा में डाल रहे हैं। वो उसे चुनाव करने की ताकत दे रहे हैं। वो कहते हैं, जिस दिन तेरे प्रेम की परीक्षा होगी, उसी दिन तू जान जाएगी कि कौन सा रास्ता तुझे चुनना है। मतलब ये नियति बनाम इच्छा शक्ति का क्लासिक मामला है। हाँ, बिल्कुल। क्या सब कुछ पहले से तय है, या हमारे चुनाव हमारा भविष्य बनाते हैं? और ये सवाल तो कहानी को आगे बढ़ाता ही है। लेकिन जैसा आपने कहा था, वो जंगल उतना भी सुरक्षित नहीं था जितना वो समझ रहे थे। क्योंकि उसी जंगल के एक अंधेरे कोने में कोई और भी था जिसकी नजर जीतू पर थी। हाँ, 100 साल से भी ज्यादा उम्र की जादूगरनी तृष्णा। काले कपड़े, झाड़ियों जैसे बाल, और उसकी मंशा बिल्कुल साफ है। वो कहती है, उसके खून में जो शक्ति छुपी है वो मुझे चाहिए, और इस प्रेम को तोड़ना ही पड़ेगा। एक मिनट, ये खून में छुपी शक्ति क्या है? कहानी में इस पर कोई रोशनी डाली गई है? बहुत कम, और यही बात इसे और रहस्यमयी बनाती है। तृष्णा बताती है कि जीतू के पिता वन वंश के रक्षक थे। वन वंश? हाँ, अब ये वन वंश क्या है? कोई पुराना कबीला, कोई जादुई विरासत? कहानी हमें बताती नहीं, बस इशारा देती है। इसका मतलब साफ है कि जीतू अपनी असलियत से, अपनी विरासत से पूरी तरह अनजान है। वो एक ऐसा हीरो है जिसे खुद अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। और अब मुझे कहानी का शीर्षक याद आ रहा है, पिछले जन्म का पाप। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पाप जीतू के वंश, इस वन वंश से जुड़ा हो? और तृष्णा का मकसद सिर्फ शक्ति पाना नहीं,
बल्कि किसी पुराने हिसाब का बदला लेना हो। हाँ, बिल्कुल, ये एक बहुत मजबूत संभावना है। तृष्णा का जीतू पर ध्यान देना शायद महज संयोग नहीं है। ये कहानी की उस परत को खोलता है जो सतह पर दिखाई नहीं देती। शायद जीतू के पिता और तृष्णा के बीच कोई पुरानी कहानी है जिसका बोझ अब जीतू को उठाना पड़ रहा है। और इसी वजह से एक दिन तृष्णा जंगल में जीतू का रास्ता रोक लेती है। हाँ, वो उसे अजीब पहेलियां सुनाती है, तेरी किस्मत और किस्मत से कोई नहीं बच सकता, और फिर कुछ मंत्र पढ़कर उसे बेहोश कर देती है। और जीतू के मुंह से बस एक ही नाम निकलता है, कुमुद कुमुद, बचाओ मुझे बचाओ। और जादूगरनी उसे घसीटकर अपनी गुफा में ले जाती है। और बस अब कहानी का पूरा भार राजकुमारी कुमुद के कंधों पर आ जाता है। जीतू अब कहानी से गायब हो चुका है। वो एक तरह से मैकगफिन बन गया है, मतलब कहानी का वो मकसद जिसे हासिल करना है। तो जब जीतू नहीं मिलता, कुमुद घबराकर सीधे साधु के पास पहुंचती है और साधु उसे फिर से उसी दोहराए पर लाकर खड़ा कर देते हैं। एक सुरक्षित महल का रास्ता या जीतू को बचाने का खतरनाक रास्ता। और कुमुद का जवाब, उफ, वो इस कहानी का दिल है। वो एक पल भी नहीं सोचती। वो कहती है, मैं दूसरा रास्ता चुनती हूँ, चाहे कितना भी जोखिम हो, चाहे जितना भी अंधेरा मिले, मैं उसके लिए सब कुछ सहने को तैयार हूँ। और बस इसी पल में कुमुद एक लाचार राजकुमारी से एक हीरो बन जाती है। ये बात मुझे कहानी में बहुत अच्छी लगी। यहाँ पारंपरिक सोच को पूरी तरह पलट दिया गया है। आमतौर पर राजकुमार राजकुमारी को बचाने जा रहे हैं, यहाँ राजकुमारी अपने प्रेम को बचाने के लिए निकली है। बिल्कुल, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ से जो होता है उसे हम हीरो की यात्रा कह सकते हैं, लेकिन इस यात्रा पर राजकुमार नहीं, राजकुमारी है। वो अपनी जानी पहचानी दुनिया, मतलब महल, को छोड़कर एक अनजानी खतरनाक दुनिया में कदम रखती है। और साधु से बताते हैं कि इस रास्ते पर उसे 2 आखिरी परीक्षाएं देनी होंगी, भाई की परीक्षा और बलिदान की परीक्षा। और ये परीक्षाएं भी बहुत प्रतीकात्मक है। ये कोई शारीरिक बल की परीक्षाएं नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता की परीक्षाएं हैं। पहली परीक्षा होती है एक काले झरने पर। साधु बताते हैं कि इसमें झांकने पर इंसान का सबसे बड़ा डर सच बनकर उस पर हमला करता है। और कुमुद को झरने में जीतू मरता हुआ दिखता है। एक पल के लिए वो कांप जाती है, लेकिन फिर वो चिल्लाती है, ये झूठ है, मैं हार नहीं मानूंगी। और वो डरावना साया गायब हो जाता है। ये बहुत शक्तिशाली क्षण है। अपने डर का सामना करना एक बात है, लेकिन उसे पहचान कर उसे एक भ्रम के रूप में खारिज कर देना, ये मानसिक शक्ति का शिखर है। उसने ये साबित कर दिया कि उसका विश्वास उसके डर से कहीं ज्यादा मजबूत है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये सच में प्रेम की परीक्षा है या एक तरह का मतलब भावनात्मक हेरफेर? साधु उसे बार बार ये खतरनाक रास्ते क्यों दिखा रहे हैं? अच्छा सवाल है। क्या वो उसकी मदद कर रहे हैं या उसे किसी बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, साधु का किरदार थोड़ा धुंधला है। वो एक गाइड की तरह है, लेकिन वो सीधे मदद नहीं करते। वो उसे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, पर चलना उसे खुद पड़ता है। शायद उनका मानना है कि सच्ची शक्ति तभी हासिल होती है जब इंसान मुश्किलों का सामना खुद करे। वो कुमुद को तैयार कर रहे हैं, न कि उसे बचा रहे हैं। शायद आप सही कह रही हैं, क्योंकि दूसरी परीक्षा और भी कठिन है। एक काला दरवाजा जिस पर लिखा है, जिसे तू प्यार करती है उसे बचाने के लिए अपना लहू चढ़ा। और कुमुद एक पल नहीं सोचती, नहीं, अपनी कटार से अपना हाथ काट देती है और दरवाजे पर अपना खून लगा देती है, और दरवाजा खुल जाता है। सोचिए कितना गहरा विश्वास रहा होगा उसे अपने प्रेम पर। पहली परीक्षा में उसने मानसिक डर को हराया और दूसरी में उसने शारीरिक दर्द को स्वीकार किया। उसने ये साबित कर दिया कि उसका प्रेम सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि बलिदान का है। उसने जो कहा था उसे अपने कर्मों से सच कर दिखाया। और दरवाजा खुलते ही उसका सामना होता है तृष्णा से। जीतू जंजीरों में बेहोश पड़ा है। कुमुद अपनी जान का सौदा करने की भी कोशिश करती है। वो कहती है, अगर मेरी सांसें रुकने से जीतू की एक सांस भी बचती है तो मैं बिना सोचे अपना सब कुछ तेरे हवाले कर दूंगी। यहाँ कुमुद का निस्वार्थ प्रेम अपने चरम पर है, और शायद इसी पल का इंतजार था। तभी साधु वहां प्रकट होते हैं और तृष्णा को ललकारते हैं, और इसी अफरा तफरी में कुमुद एक ऐसा कदम उठाती है जो किसी ने नहीं सोचा था। वो जादूगरनी की छड़ी पकड़ लेती है। हाँ, और तृष्णा चीखती है कि छड़ी उसे छूते ही भस्म कर देगी। लेकिन होता ठीक उल्टा है। छड़ी की काली ऊर्जा पलट जाती है और जादूगरनी तृष्णा खुद पत्थर बन जाती है। अद्भुत। हाँ, और यहाँ का प्रतीकवाद अद्भुत है।
बुराई का अंत किसी बाहरी शक्ति या साधु के चमत्कार से नहीं होता। बुराई का अंत होता है कुमुद के निस्वार्थ प्रेम और साहस से। उसने बुराई के सबसे बड़े हथियार को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। ये दिखाता है कि शुद्ध इरादे की शक्ति सबसे काले जादू पर भी भारी पड़ सकती है। जीतू आजाद हो जाता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक लड़ाई खत्म हुई है, पर एक सामाजिक लड़ाई अभी बाकी है। जब राजा को सब पता चलता है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। वो कहते हैं, राजकुमारी और लकड़े का बेटा, ये असंभव है, कभी नहीं। और यहाँ साधु एक बार फिर हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन इस बार वो कोई चमत्कार नहीं करते। वो सिर्फ राजा को आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं, जिस प्रेम की परीक्षा खून से हो, उस पर कोई राज सिंहासन भारी नहीं। वो राजा को याद दिलाते हैं कि कुमुद ने जो किया है वो किसी भी शाही कर्तव्य से बढ़कर है। और अपनी बेटी के साहस और उसके प्रेम की गहराई को देखकर राजा का दिल पिघल जाता है। वो मान जाते हैं। हाँ। और जब राजा मान जाते हैं तो कहानी पर एक तरह से सामाजिक मोहर लग जाती है। ये दिखाता है कि सच्चा साहस और बलिदान सबसे कठोर सामाजिक नियमों को भी झुका सकता है। बिल्कुल। कहानी का संदेश साफ है, किसी व्यक्ति का मूल्य उसके जन्म या कुल से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके साहस से तय होता है। सही कहा। अंत में महल में ढोल नगाड़े बजते हैं और जीतू और कुमुद का विवाह हो जाता है। कहानी का अंत इस खूबसूरत पंक्ति से होता है कि जंगल, जो पहले सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर था, अब एक लकड़हारे के बेटे और एक राजकुमारी की प्रेम कहानी भी सुनता है। ये कहानी हमें यही बताती है कि असली ताकत किसी छिपी हुई जादुई शक्ति या महान वंश में नहीं होती। असली ताकत होती है मुश्किल समय में सही चुनाव करने में। जीतू के पास अश्वन वंश की विरासत थी, लेकिन वो तो निष्क्रिय था, जंजीरों में बंधा था। असली शक्ति तो कुमुद ने दिखाई, जिसने हर कदम पर चुनाव किया, खतरों का सामना किया और अंत में जीत हासिल की। और ये हमें हमारे अंतिम विचार पर लाता है। हाँ। साधु ने कुमुद को बताया था कि उसके भाग्य में दो रास्ते हैं, एक आसान और एक मुश्किल। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सच में दो अलग-अलग रास्ते थे? मतलब? या फिर सच्ची नियति, सच्चा प्रेम और सच्ची शक्ति पाने का एक ही रास्ता था, और वो रास्ता था ही मुश्किलों और बलिदानों से भरा हुआ। अच्छा। ये सवाल हमें इस सोच के साथ छोड़ जाता है कि क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी होती है, या हम अपने कठिन चुनावों से अपनी किस्मत खुद लिखते हैं।